हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके सामने पता है पूरा मैथ का ए टू जेड क्लास 10 का जो भी फॉर्मूला है सारा मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, पेज पे लिख लिया हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट बोल रहा था सर मैथ का सारा फॉर्मूला एक बार बना दीजिए वीडियो, तो सोचा चलो बना ही देता हूँ आज, है ना। आज बैठा बैठा भी था तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और देखो फॉर्मूला को मैं पूरा अंडरस्टैंड तो नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज ज्यादा फिर टाइम लग जाएगा। आपको पूरा फॉर्मूला एक एक हर लेसन का अलग अलग फॉर्मूला समझना है। तो जिस लेसन को शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था उसको जरूर देख लेना, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा है सभी लेसन का, उसका पहला लेसन जरूर देखना। सभी का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से बताया था। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जो जिस लेसन में फॉर्मूला है, जैसे कि वास्तविक संख्याएं हो गया, बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, और क्या है जी आपका त्रिकोणमिति है, और आपका स्टैटिस्टिक है, बेलन शंकु वगैरह सब है। संख्या की वृत्त संबंधित जो क्षेत्रफल, सारा कुछ का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे अरेंज किया हूँ। जो क्षेत्रफल आता है त्रिभुज में तो क्षेत्रफल आता नहीं, वो तो फॉर्मूला आता नहीं, वो तो सिर्फ आपको थ्योरम वगैरह बनाना पड़ता है। तो थ्योरम तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा है वास्तविक संख्या, शुरू यहीं से करते हैं। देखो ये क्या होता है, ये एचसीएफ, कोई संख्या ए और बी, उसका एचसीएफ और उसी का एलसीएम। ये एलसीएफ और एलसीएम जो है वो दोनों संख्या के गुना के बराबर होता है। यानी कि जो संख्या रहता है ना उसका एलसीएम एचसीएफ गुना के बराबर होता है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है जी, तो देखो ये तो संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर सकते हैं इसको, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो जब एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। और अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड, एचसीएफ इधर आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया। अब इसी में से अगर ये नंबर दिया रहा है, ये नंबर दिया रहा है, और एक पहली संख्या दिया रहा है, अब बोले दूसरा संख्या निकालने के लिए, तो जो संख्या दिया रहा है ना, या तो एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम को एचसीएफ से गुना करना है, और इनमें से कोई एक ठो दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे। या तो ये दो संख्या दिया रहे और इनमें से कोई एक संख्या दिया रहेगा तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक को अगर निकालना है तो इसको क्या किए, इससे डिवाइड कर दिए। बी निकालना था तो फिर से क्या किए, डिवाइड कर दिए। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बहुपद का देखो फॉर्मूला यहाँ पे, द्विघात बहुपद ये दे दिया। क्लियर है। ये फॉर्मूला द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का होता है, ठीक है, समीकरण होगा द्विघात बहुपद का। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या सी बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम याद रखना, ठीक है। और मैं तो कितना बार मतलब कचाहिन करा दिया, इतना सवाल को एकदम, है ना, बहुत सवाल करा दिया यहाँ पे। फिर त्रिघात, अच्छा द्विघात के लिए बहुपद कभी कभी देता है, कभी कभी सवाल देता है अल्फा प्लस बीटा देता है और अल्फा इंटू बीटा देता है। अब बोलता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला याद कर लो। द्विघात बहुपद का ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस देना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, याद रखना। कभी कभी प्लस माइनस में एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो वैल्यू दिया रहा है उसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा बहुपद का। त्रिघात बहुपद देखो, त्रिघात क्या होता है, एक्स क्यूब मतलब तीन घात वाला, है ना। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तो होता है त्रिघात। अब त्रिघात में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। देखो एकदम बहुत आसान से फॉर्म इसको याद करने का। देखो ये याद है ना, अल्फा प्लस बीटा बहुपदों का योग, ई शून्यकों का योग, शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ भी शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। देखो दोनों का सेम फॉर्मूला, यहाँ पे दो पीस है, यहाँ पे तीन पीस है, यहाँ पे बीटा है, अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। तो ये भी माइनस बी बाई ए, ये भी माइनस बी बाई ए, मतलब सेम है। क्लियर है। यहाँ देखो क्या किया, अल्फा बीटा को गुना किया, यानी कि शून्यकों का गुणनफल किया। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफलों का योग, जितना शून्यक था दो दो शून्यक ले लेकर उसको गुना किया। अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा फिर प्लस गामा अल्फा, इसको गुना किया तो क्या है, सी बाई ए। तो इसको इससे रिलेट करना, ठीक है, इसको इससे रिलेट करके पढ़ना आजाद हो जाएगा। और बेचारा ये अकेला बच गया, तो अकेला तो हर को याद रखना, सिंगल आदमी जो रहता है गरीब आदमी हर को याद करता है उसको। अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाई ए। क्लियर है। चलो अब अगर यही सब, अगर अल्फा बीटा गामा दे दे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे दे, कुछ वैल्यू पुट कर दे, अल्फा बीटा गामा कुछ मान दे दे, और बोले कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इससे त्रिघात बहुपद कौन सा बनेगा, तो ये बस यहाँ पे सेट कर देना। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस से शुरू किए प्लस में ही खत्म हो गई कहानी, लेकिन यहाँ पे माइनस से हुआ प्लस गया फिर माइनस तक भी चल गया। तो माइनस से शुरू करना है और एक स्टेप मतलब आगे तोड़ तोड़ के माइनस प्लस ऐसे, तो माइनस आया प्लस आया माइनस आया। बात यहाँ पे ध्यान रखना, पहला वाला एक्स क्यूब होगा क्योंकि त्रिघात में तो एक्स क्यूब होगा ही होगा, दूसरा में एक्स स्क्वायर होगा, तीसरा में एक्स कुछ नहीं होगा। अब पहला में जोड़ होगा
फिर दो दो का गुना होगा, फिर तीनों का गुना कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपका एक पेज खत्म हुआ, अभी बहुत सारा पेज बाकी है जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप देखो ये इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन न लीजिए। 2 4 वाले रैखिक समीकरण है। अगर a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण दिया हुआ है। तो अगर a1 बाई a2, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 करते हैं, जैसे a1 कुछ वैल्यू दिया रहेगा 1 2 3 कुछ भी रह दिया, तो दो मान लें कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 2/3 करेंगे। और यहाँ पे 6 और 3 है तो 6/3 करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, मतलब जिसका दूसरा कोई हल ना हो, उसी को तो बोलते हैं केवल एक हल। किसको बोलते हैं? अद्वितीय हल, मतलब जिसका दूसरा कोई हल ना हो। और इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं जी? अविरोधी, मतलब इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना ये प्रतिच्छेदी बनेगा, मतलब एक जगह जो कट करेगा। आप जब ग्राफ में बनाओगे इस तरह समीकरण अगर दे देगा हल करने के लिए ग्राफ विधि से, और अगर केवल एक हल निकल रहा होगा तो इसको ग्राफ भी इस तरह से बनेगा। अगर शुरू में बराबर हो जाए a1 a2 बराबर b1 बाई b2, अब बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि शुरू में बराबर हो जाए ये बराबर नहीं रहेगा, तो इसका कोई हल नहीं। इसको याद करने में मैं बहुत फंटास्टिक ट्रिक बताया था, पहले देख लो फिर बता दूंगा। तो जब कोई हल नहीं तो उसको बोलेंगे विरोधी है, मतलब समांतर है, कहीं पे कटेगा ही नहीं तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक जगह कट रहा तो इसलिए एक हल, एक पॉइंट पे कट रहा ना तो एक हल, यहाँ पे तो एक पॉइंट भी नहीं कट रहा तो कोई हल नहीं। लेकिन अगर तीनों आपस में बराबर हो तो उसको बोलेंगे अनेक हल, और आश्रित है, ये डिपेंड है एक दूसरे पे, और ये संपाती, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन। देखो यहाँ पे लाल ब्लू टाइप का दिख रहा है, हल्का सा मिला हुआ है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन गया हुआ है। अब देखो यूं समझो, तो आपका मान लो कोई दोस्त है, दो दोस्त है, शुरू में दोनों नया दोस्त बना, a1 बाई a2 b1 बाई b2 नया दोस्त बना, और शुरू में ये धोखा देख चला गया, मतलब ये गलत काम कर रहा था, बोला अरे यार तुम गलत काम करो, चलो तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसको गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा तो आया, लेकिन क्या ये देखो तो ये दोस्त था, ये बना, ये क्या किया, हमेशा साथ में रहा, और जब उसको मदद पैसे की जरूरत पड़ी तो ये भाग गया, बोले नहीं हेल्प करेंगे यार। तो ये बोलो कौन गुस्सा ज्यादा होगा, ये कि यही नहीं ज्यादा गुस्सा, बोले ये तो आस्तीन का सांप निकला, इसका कोई जगह दिल में कोई जगह ही नहीं देगा, कोई हल नहीं इसको होगा, यानी कि ये विरोधी है, विरोधी आपको विरोध कर रहा। और ये बेचारा बोले चलो यार फर्स्ट टाइम आया था और धोखा देख चला गया, मतलब चलो हो सकता अच्छा इंसान हो, है ना, तो एक हल उसको एक मौका दे सकते हैं। लेकिन जब तीनों जिंदगी के साथ जिंदगी बाद हमेशा, तो अनेक हल हो जाएगा। और क्या क्लियर है? अब देखो द्विघात समीकरण जानो, ये जानते हैं विवेचक किसको बोलते हैं? विवेकता भी उसको बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं। अगर डी बराबर 0 तो जो वैल्यू दिया रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4c, कुछ समीकरण द्विघात समीकरण दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ भी दिया रहे है ना बराबर 0, तो अगर ये देखो ये a है, ये b है, c कुछ भी a5 4 3 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट रहेगा। ठीक है, तो अगर d का इसको हल करने के बाद अगर d का मान 0 आ रहा है, इस पे बैठाएंगे, अगर d का मान 0 आ रहा है या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 अगर आता है तो वास्तविक तो होगा, अगर 0 के बराबर आता है तो वास्तविक होगा और बराबर भी होगा। देखिए बराबर है ना, बराबर होगा। लेकिन अगर d ज्यादा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, मतलब कि प्लस में कुछ वैल्यू आ जाए, 4 5 6 20 कुछ भी आ जाए, प्लस में आ जाए, तो d बड़ा हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान है नहीं ना। देखो यहाँ पे बराबर था, समान था तो समान लिखे, यहाँ पे तो समान ही नहीं है तो असमान इसको बोलेंगे। लेकिन अगर d छोटा हो जाए 0 से, मतलब कि माइनस में आंसर आ जाए, माइनस में आ जाए, तो जब माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक ही नहीं होगा। और एक इसका द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का ओवर रूट बाई 2a, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, d बोलते थे। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, अलग से इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं। 3 पेज क्लियर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला, यहाँ पे जाना मत छोड़ के, समांतर श्रेणी सबको दिमाग में याद आ जाएगा। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं। एसएन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है एसएन का, ये टीएन बोलो या एल बोलो, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, टीएन बोलो या एल बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो पहले एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, ये एल क्या है, टीएन है, यानी कि इसके बराबर है, ये एल जो है इसके बराबर है। अगर आपका अंतिम पद दिया रहेगा तो फिर हम एल ही लिखेंगे और योग निकाल लेंगे, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो एल का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एल का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे ए है तो ए कितना हो जाएगा, अगर एल के जगह पे इसको पुट कर दें, एल के जगह पे इसको पुट कर दें तो ये ए कितना होगा, 2a हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया 2a, और ये जैसे था एन माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे लिख दिया। तो एसएन का 2 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने बोलेगा, प्रथम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे योग निकालने बोलेगा, तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 गुना कितना होगा, 6 7/3, 6 गुना 7/2, 2 तिया 6, 7 तिया 21 हो जाएगा। ओके, अब देखो n सम संख्या है, अगर सम संख्या बोले 2 4 6 8 ऐसे बोलते सम संख्या, तो सम संख्या का योग निकालने बोले तो डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1। n क्या है, जितना पीस रहेगा, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस है, तो 4 यहाँ पुट कीजिएगा 4 और 4 1 5 5 चौक 20, देखो जोड़ो 6 4 10 10 10 20 हो रहा ना। पर लेकिन सम संख्या होना चाहिए, प्रथम मतलब शुरू से। अगर बोलो प्रथम n विषम संख्या मतलब कि 1 3 5 6 ऐसे 7, ये विषम संख्या है। अगर प्रथम विषम संख्या का योग निकालने बोले तो डायरेक्ट n का स्क्वायर, क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे। तो n देखो कितना पीस, 1 2 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 आ जाएगा, योग निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये समझो नियामक ज्यामिति है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी जानते हैं, x² + y²। एकदम रट के खा जाओ, याद कर दो। देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप सवाल बनाते हो ना, इस पर एकदम 4-5 सवाल बना लो, फिर तो फॉर्मूला इतना हैवी दिमाग में घुसेगा कि निकालने के लिए सोचेगा भी नहीं। अच्छा, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, 2 बिंदु, जैसे एक ये लाइन है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु, 2 बिंदु, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको डिटेल से जानना है ना, तो आप आ जाओ वीडियो में, जो ये चैप्टर में शुरू किया था, तो शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाया था। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, इसको उलट भी कर सकते हो कि x2 - x1 भी लिख सकते हैं, y2 - y1 भी लिख सकते हैं। ये है आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, समदूरस्थ। समदूरस्थ किसको बोलते हैं? अगर ये ऐसे भी रह सकता है, या तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी, यहाँ पे सी या पी, कुछ बिंदु ले लो। तो ए सी और बी सी अगर बराबर है तो वो बोलेंगे समदूरस्थ, यानी कि ए बी और ए सी। तो कुछ पॉइंट दिया रहेगा ना आपका, A1 x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये दिया रहेगा। तो इसका दूरी निकालिएगा और इसका दूरी निकालिएगा, दोनों दूरी अगर बराबर आ गया ना तो उसको क्या बोलेंगे, समदूरस्थ बोलेंगे। क्लियर है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ये देखो संरेख क्या होता है, ये सब जान लो एकदम। संरेख के मतलब होता है कि अगर एक रेखा खींचा हुआ है तो ए बी, यहां से जो दूरी है ना, ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ के ये दूरी बराबर होगा, तब उसको बोलेंगे संरेख। अगर सवाल दिया है कि जांचे की संरेख है या नहीं, तो आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए पी भी निकालना पड़ेगा और पी बी भी निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एस टी जो ना राम रहीम कुछ ही नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंडा यहाँ पे समझो कि ए बी को जोड़ेंगे, ए बी आ गया, और ए बी जो बड़ा वाला है छोटा वाला जोड़ के बराबर होगा, तब आपका ये संरेख कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो अंतर विभाजन का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि अगर कोई बिंदु है ए बी को रेखा है पी पर विभाजित करती है और m1 m2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है कि यानी कि पी जो है ना, पी का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला बताया था मैं आपको। तो क्या करना है, देखो ये m1 को x2 से क्या करना है जी, गुना कर देना है। ये m1 को x2 से गुना करना है और फिर m2 को x1 से गुना करना है और m1 + m2 नीचे लिखना है। तो x वाला निकल गया, फिर y वाला निकलने के लिए फिर m1 को y2 से गुना करेंगे और फिर m2 को y1 से गुना करेंगे और m1 + m2 यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या निकलेगा, विभाजन सूत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र। क्लियर है। इस पर भी आप 4-5 सवाल बना लो, फिर आपका ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि ए बी कोई बिंदु है ए और बी। अब इसका मध्य बिंदु कौन है, यहाँ पे बीच वाला है। मध्य मतलब बीच होता है। अब इसका बीच का निर्देशांक निकालना है, तो कोई बिंदु होगा ना, x1 y1 x2 y2 होगा। अब इसका बीच का निर्देशांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये x1 को x2 से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, y1 को y2 से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। जो भी ऐसा सवाल दे दे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, तो x1 x2 जोड़ना, y2 करना, y1 y2 जोड़ना, y2 करना। बाकी तो इस पे पूरा सवाल मैं एनसीईआरटी खत्म कर दिया हूँ, जाकर के जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 7 देखो सवाल, ये ऐसे त्रिभुज दिया रहेगा और बोलेगा त्रिभुज का शीर्ष भी दिया रहेगा और केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा। क्या पूछेगा, केंद्रक का निर्देशांक। तो जब भी केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तो ये तो बहुत आसान है जी, x1 को x2 को x3 को जोड़ दीजिए और 3 पीस है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर y1 को y2 को y3 जोड़ दीजिए और 3 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। केंद्रक अलग है और फिर अंतः केंद्र अलग है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो अंतः केंद्र क्या होता है ना, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना रहेगा। ठीक है, ये त्रिभुज है ABC और उसके अंदर एक वृत्त बना रहेगा। अब ये जो वृत्त बना हुआ है, तो ये जो पॉइंट बनाना, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र का निर्देशांक। अब अंतः केंद्र का जब निर्देशांक निकालना है तो देखो फॉर्मूला
ये ए जो कोण है इसके सामने वाला भुजा को क्या स्मॉल ए में नापते हैं। ये जो बी कैपिटल बी है इसके सामने वाला भुजा को स्मॉल बी, ये कैपिटल सी इसके सामने वाला भुजा को स्मॉल सी। अब हमको अंतः केंद्र निकालना है तो देखो क्या करेंगे, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री, ये ए है ना, तो पहले ए को एक्स वन को, फिर बी को एक्स टू से, देखो अच्छा ए को x1 से, ए को x2 से, ए को x3 से जोड़ देंगे और फिर प्लस बाई कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। एकदम इजी फॉर्मूला है, कोई हार्ड नहीं है, मतलब पुतली है, कैसे बोलते हैं मूर्त है ये, जितना जैसे रख दो बस इस पे रख देना सवाल को, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली फॉर्मूला है। कुछ क्या है देखो, फिर y कैसे निकालेंगे, ए y1 प्लस बी y2 प्लस CY3 जोड़ दो और A प्लस बी प्लस सी कर दो, बस आंसर आ गया। अब ये देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत हल्का सा, मैं इसको आपको याद करवाया था कि कितना हल्का फॉर्मूला, इतना लंबा देखने में लग रहा है, कितना हार्ड है यार यहाँ पे ना। तो इसको देखो याद करने का फॉर्मूला, गिनती आता है आपको 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये याद, ये 2-3 बार पढ़ो 10 बार तो याद हो जाएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, हमको तो याद हो गया। फिलहाल ये देखो शुरू में जो 1 2 3 तीन सांस में पढ़ना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तीन सांस में पढ़े, तीन सांस में जो पहला जो वर्ड बोलेंगे वो एक्स वाला बोलेंगे, एक्स के लिए, दूसरा में भी पहला सांस में जो बोलेंगे एक्स के लिए, तीसरा में बोलेंगे तो पहला में x1 हो जाए, दूसरा में x2, तीसरा में x3। अब देखो 1 2 3, तो इतना याद रखना 2 3 जो है ये y वाला है और बीच में हमेशा माइनस करना, इन दोनों के बीच में, फिर ये बीच में यहाँ पे प्लस, फिर ये यहाँ पे माइनस, फिर प्लस यहाँ पे माइनस, तो याद हो जाएगा हाफ इंटू 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब यहाँ पे माइनस आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में माइनस होता है। अब एक और सवाल है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, 0। यहाँ पे शून्य हो, अगर बोल दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 के बराबर है, और इसको रैखिक बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं, संरेखी भी बोलते हैं। संरेखी तो लाइन में बारे में बताया था कि ये ए बी और पी है, तो ए बी निकालते हैं ए पी प्लस बी पी करके। संरेखी अगर आ जाएगा, त्रिभुज बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर कीजिएगा ना तो संरेखी आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर बोल दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, या तो k का वैल्यू निकाले, k का मान, कभी कोई 2 शीर्ष 3 शीर्ष में से कोई एक शीर्ष गायब कर देगा, k का मान k लिख देगा वहां पे, तो जब k लिख देगा तो k का वैल्यू कैसे निकालिएगा, और वहां पे लिख देगा क्योंकि त्रिभुज संरेख है, तो जैसे ही बोलेगा त्रिभुज संरेख है तो इसके बराबर क्या करना, 0 कर देना। अब पुट करोगे मान तो वैल्यू तो आंसर आ ही जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये है जी वृत्त, वृत्त जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप अच्छे। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त है ना इसको कर दिए आधा 2 से डिवाइड कर, ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। अर्धवृत्त की परिमिति में कंफ्यूजन होता है ना, ये वृत्त था, अब इसको हम क्या किए, आधा किए, काट दिए, तो जब ये जो हम परिमिति, ये पूरा गोल था, तो ये जब आधा करेंगे, देखो ये है ना 2 पाई आर, आधा करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमिति बोल रहा, वृत्त की परिमिति 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, लेकिन परिमिति तो सिर्फ यहीं तक जुड़ा ना, अभी ये पूरा जोड़ रहे थे, जब आधा करेंगे तो यहीं तक जुड़ेगा, क्लियर, तो यहीं तक जुड़ेगा, लेकिन हमको ये भी तो आ गया ना, अब जब आधा के तो ये भी तो लाइन हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, कितना आर हो गया, 2 आर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 2 आर लिख दिए। अब काटा पेटी करो, 2 कटम, और देखो आर आर कॉमन हो गया, पाई प्लस 2, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। अब एक आता वलय का क्षेत्रफल, वलय मतलब जैसे ऐसे बना हुआ है, एक लकड़ी का गट्ठा रहता है, तो यहाँ पे बीच में खोल है, ये पूरा खोल है, बीच में खाली है। अब इसका जो मोटा भरा हुआ है ना, ये भाग निकालना है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और छोटा वृत्त वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही वाला बचेगा ना जी, बोलो जी, तो यही होता है, उसको वलय बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, पाई आर स्क्वायर माइनस वाला, अब पाई कॉमन लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घटा दिए, ये वलय का क्षेत्रफल याद करना, समझना। ये है वृत्त 2, तो जैसे ऐसे है, देखो खाली दिख रहा है आपको कुआं, और कैसे दिखता है, तो हमको ये जो भाग है, यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये भाग का, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है ना ये छोटा वृत्त भी बन रहा, आपका त्रिज्या दिया रहेगा, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा दीजिएगा, तो ये पूरा भाग कट के निकल जाएगा, तो बचेगा ये वाला भाग, इसको बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कितना मेहनत किया, वहां पे देखो, यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब हुआ वृत्त का चौथा भाग, ये वृत्त बना हुआ है, इसको काट के रोटी काटते हैं ना 4 भाग में, वैसे रोटी काट दी है, तो ये आ गया, तो ये चौथा भाग मतलब जो वृत्त को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। चतुर्थांश की परिधि बोलेगा जी, देखो तो पहले तो परिधि क्या हो गया, देखो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो वृत्त था उसको 4 भाग में बांटेंगे, तो 4 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, पाई आर बाई 2 हो गया,
ये क्या हो गया, इतना आया। लेकिन जब इसको काट के अलग किए, ये जो आया ना पाई आर बाई 2 जो आया इसके बराबर सिर्फ इतना आया। क्यों? क्योंकि वृत्त पूरा था ना, पूरा वृत्त गोल था, यहीं तक था, ये वाला थोड़ी बोल रहा था, ये सिर्फ ये गोल था 2 पाई आर। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो सिर्फ एक ठो इधर वाला निकल गया, या इधर वाला निकल गया, या इधर वाला या इधर वाला। तो लेकिन ये तो भी तो आ गया हमारा, ये भी तो बढ़ गया ना, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2 आर बढ़ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश की परिधि। त्रिज्या खंड का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो वृत्त है, इसमें एक त्रिज्या काट लिया इस तरह से, त्रिज्या वाला यहाँ, ये त्रिज्या काट के निकाल लिया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोण बनेगा। तो त्रिज्या खंड इसको बोलते हैं, ये छोटा ना, इसको लघु त्रिज्या खंड भी बोलते हैं। अगर त्रिज्या खंड दिया रहे तो समझना लघु ही बोल रहा है, और अगर दीर्घ दिया रहे तो लिखा हो रहेगा दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एल गुना आर, यानी कि ये चाप है, ए भी क्या है चाप, इसको एल से और ये आर, यानी कि 1/2 एल गुना, अगर चाप दिया रहे और आर तो दिया रहेगा ही रहेगा, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको 1/2 एल गुना आर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई मतलब ए बी निकालना है। फॉर्मूला थीटा बाई 360 2 पाई आर, यहाँ पे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे थीटा बाई 360 2 पाई आर, क्लियर है। अब देखो दीर्घ त्रिज्या खंड, देखो ये जो छोटा दिख रहा है ना, ये है क्या त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। अब इसको हम हटा देंगे तो ये बड़ा वाला बन जाएगा, बनेगा ना। किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्या खंड बनता है, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि दीर्घ और लघु। तो छोटा वाला लघु है, अब बाकी ये वाला क्या है, ये बड़ा वाला दीर्घ है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्या खंड यहाँ पे दिख रहा है इसको घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा वृत्त। देखो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 बचा थीटा बाई 360, यहाँ पे भी एलसीएम वगैरह कर दो। अब देखो त्रिज्या खंड का परिमाप, मतलब परिमाप लिखना, त्रिज्या खंड कौन है, ये है त्रिज्या खंड। तो एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे एल, ये तो परिमाप क्या होता है, जो भी भुजा रहा है उसको जोड़ के दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो 2 आर प्लस एल, एक आर 2 आर और प्लस एल, 2 आर प्लस एल हो गया। अब इसी में आता है कि आपका वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड समझो यहाँ पे, वृत्तखंड का होता है जो त्रिज्या खंड कटा ना, इसके बाद ये ए बी को अगर जो मिला दिए तो ये जो कलर किया हुआ ये हमारा वृत्तखंड है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो इजी है ना। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये क्या है, ओ ए बी क्या है, त्रिज्या खंड है, और ओ बी ए एक त्रिभुज बन रहा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो क्या बनेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा। इसको लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। देखो ये है लघु वृत्तखंड, और इसके सिवा ये इतना दूर छोड़ दीजिए, ये जो पूरा दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये तो समझ आ गया कि त्रिभुज का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। या तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा आपको तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बैठाइएगा तो भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। अब देखो जी, ये देखो अभी तो बहुत बाकी है ना। ये देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे देखो दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल में ये जो छोटका जो दिख रहा है त्रिज्या खंड, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। कितना पेज हो गया, ओ माय गॉड, ये हो गया। अगर वृत्तखंड का परिमाप निकालना जी, देखो ये तो वृत्तखंड है ना, इसका परिमाप, वृत्तखंड कौन है, ये देखो ये पूरा, तो ये ए बी की लंबाई और ये एल, ये तो परिमाप है। ये ए बी क्या है, इसको बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं ना। तो ये जीवा की लंबाई और ये चाप की लंबाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप निकल जाएगा जी। अब आपका यहाँ पे देखो जी क्या है, आयतन क्षेत्रफल वगैरह यहाँ पे दिखे, घन। पहले घन की बात करते हैं। घन का क्षेत्रफल क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्लियर है। आपको डिटेल से समझना है ना तो नीचे जाओ डिस्कशन में, पीछे क्षेत्रफल और आयतन करके बना हुआ है, उसको सबसे पहला वीडियो जो मैं बनाया उससे बहुत अच्छे तरीके से मैं अंडरस्टैंड करवाया हूँ। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण होता है भुजा क्यूब, मतलब एल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3a क्यूब। और 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए का तो निकल जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर में है, बन गया। अब देखो घनाभ समझो, घनाभ क्या होता है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, लेकिन घन में सब सेम था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम था। तो इसलिए यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल में 2 × LB/BHL, यानी कि 2 लंबाई चौड़ाई, एक देखो इधर वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, एक इधर एक नीचे एक ऊपर, क्लियर है। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
घन आपका विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एल भी यहाँ पे ए है, बी भी यहाँ पे ए है, एच भी यहाँ पे वही है, तो इसलिए एल के जगह पे वही लिख दिया, बी के जगह पे वही लिख दिया, सी के जगह वही लिख दिया। यहाँ पे तो अलग अलग है तो अलग अलग लिख दीजिए। 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है जी, कि 4 जैसे ये देखना, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार, इधर से 4 दीवार है, एक पीछे वाला एक आगे वाला इधर वाला इधर वाला, 4 दीवार का क्षेत्रफल बोलता है। तो फॉर्मूला ये बैठाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या बैठाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब देखो नेक्स्ट आपका है सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो आप लोग को सिलेंडर होने नहीं बोल रहा हूं मैं, बेलन है ना। ये देखो बेलन, बेलन में क्या देखते हैं, एक लंबा सा पाइप टाइप का बना रहता है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 वृत्त, इधर भी रहता है इधर भी रहता है। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलने का मतलब ये हुआ जो इसके जो है ना, ये जो बना, ये जो गोल, ये जो बना चदरा उदरा जो बनने में टाइम लगता है। देखो ये पेन देख रहे हैं, इसके जो ये एरिया, ये होगा क्या, वक्र। मैं बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाया था मैं वीडियो में, जब देखना ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर संपूर्ण पूछेगा तो देखो जब वक्र बोल रहा ना तो सिर्फ ये साइड वाला, संपूर्ण बोला तो इधर वाला भी ढक दिया भाग और नीचे वाला भी भाग ढका हुआ। यानी कि अगर वक्र पृष्ठ बोलता है तो नीचे ऊपर खुला हुआ है, सिर्फ ये वाला बोल रहा, और संपूर्ण बोलता तो नीचे ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो ढक्कन क्या है, वृत्त है ना, वृत्त है कि नहीं यहाँ पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो वृत्त यहाँ पे वही वृत्त तो यहाँ पे है, 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। और 2 पाई आर का हो गया, कॉमन हो गया। देखो 2 पाई आर कॉमन हो गया, बच्चा यहाँ पे एच, यहाँ पे एक आर तो बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, हो गया आंसर। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, वही जैसे खोखला वृत्त कैसे निकाले थे, खोखला वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाले थे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटा दिए थे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब ये देखो ये। तो बड़ा वाला को हम कैपिटल आर माने, छोटा वाला को स्मॉल आर माने। तो पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच क्या करेंगे, घटा देंगे। कैपिटल आर में से स्मॉल आर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पाई एच निकल गया बाहर, तो आर स्क्वायर कैपिटल वाला और स्मॉल आर यहाँ पे बच गया। तो याद करना खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला था। फिर देखो यहाँ पे शंकु है, शंकु। शंकु जानते हैं, टोपी पहनते हैं बर्थडे वगैरह में, है ना। बहुत लोग पहने होंगे, मेरे ख्याल से बहुत लोग को नसीब भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से शायद, लेकिन आप सब पहनने लगे हैं तो, और टोपी पहनाने भी लगे हैं। चलो फिलहाल मैं तो आपको टोपी नहीं पहना रहा हूँ, है ना, दे रहा हूँ ज्ञान। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एकदम याद कर लो इसको। अब कैसे आया जाके देख लेना वीडियो में, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये भाग खुला हुआ, ये भाग खुला हुआ, सिर्फ ये वाला। अगर पूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो ये भाग तो लेंगे, और नीचे वृत्त बना हुआ तो वृत्त पाई आर स्क्वायर, हमारा आंसर। तो पाई आर कॉमन हो गया, एल और यहाँ पे आर, समझे। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और अगर देखो इसमें एल अलग, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा कि नहीं, ये ऊंचाई आधार लंब कर्ण बन रहा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। एच कैसे निकालेगा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो दिख रहा। आर कैसे निकालेगा, तो फिर वही करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा फिर ना, स्क्वायर हटा, चूंकि ये ओवर रूट चला गया तो स्क्वायर हट जाएगा। अब आपका क्या क्या बच रहा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला, टेंशन नहीं लीजिए। ये देखो गोला है, गोला बोले तो स्फीयर, जो गोला खेलते हैं, गेंद देखे ऐसा। गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, याद कर लेना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब गोला का वक्र पूर्ण, देखो गोला में तो वक्र बोलो चाहे पूर्ण बोलो, गोला तो पूरा गोल ही रहेगा ना, तो कोई खाली जगह रहेगा, पूरा भरा हुआ रहता है। तो वक्र बोले या पूर्ण बोले, यही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अर्ध गोला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अर्ध गोला का आयतन क्या होता है, तो जो गोला का आयतन है ना उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 4/2 है ना, देखो 4/3 है ना, 4/3, तो 4/3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो काट दिया, 2 दूना 4, तो 2/3 पाई आर क्यों आ गया। अब देखो अर्ध गोला का वक्र, इसमें भलो वक्र और पूर्ण हो जाए, क्योंकि वक्र का मतलब सिर्फ इधर वाला, अब पूर्ण मतलब ये वक्र बोले तो ये वाला खुला हो, मतलब प्याला, देखे प्याला कैसे खुला रहता है, अगर पूर्ण बोलेंगे तो प्याला में ढक्कन रहेगा। तो वक्र बोल रहा तो सिर्फ ये वाला, तो यही ना जी गोला का जो ये है, इसको सिर्फ आधा कर दीजिए ना, इसको सिर्फ आधा की, तो हमारा ये बच गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। पूर्ण बोला जाए तो ये तो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो वृत्त जो आ गया इसका भी क्षेत्रफल हमको देना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो जो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आपका छिन्नक है, छिन्नक को मैं एक अलग से वीडियो बनाया था, जाकर उसको जरूर देखना। छिन्नक का आयतन मैं यहाँ पे पहले लिखा हूँ शंकु का आयतन। अब देखो यहाँ पे खेल आर का है, त्रिज्या का खेल है। आयतन जब निकालना हो तो 1/3 पाई आर, पाई एच अलग कर दिया, आर जो है यहाँ पे आर, इस आर के यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बस ये फॉर्मूला याद रखना, शंकु का फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पे इसको सेट करना, देखो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, छिन्नक का भी होता है। तो चूंकि यहाँ पे देखो 2 त्रिज्या बनता है, ये नीचे वाला भाग भी खुला, ऊपर वाला भाग भी, बाल्टी टाइप का खुला है बना हुआ है।
तो पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो आर के जगह पे यहाँ पे गेम है खेला हुआ कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर क्या कहें घटा देना है। ओके, आप देखो जी आपका क्या गया, बाप रे तो बहुत सारा मंजिल बहुत दूर है। चलो चलो बहुत जल्दी खत्म करेंगे। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है जी। तो शंकु का होता है ना पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले छिन्नक का जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर इंटू आर माइनस आर। ये देखो कहाँ गया, यहाँ देखो शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लिखेंगे। पूर्ण बोले मतलब यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ और नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम भी ढक्कन लगाते हैं, चलो लगा तो ढक्कन। तो ऊपर ही कैपिटल पाई आर स्क्वायर स्मॉल पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर बाल्टी दे दे तो बाल्टी में तो नीचे रहता है ना, नीचे तो लगा रहता है, नहीं लगाइए तो पानी पूरा गिर जाएगा नीचे, तो पानी लगा रहता है। तो कैपिटल आर लिखो चाहे स्मॉल आर लिखो, जैसे भी लिखो, पाई आर एल रहेगा, पाई आर आर माइनस एल। और ये क्या है कैपिटल आर, ये वाले देखो ये बाल्टी है, इसका पूरा भाग क्या है भरा हुआ है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो ये भाग खुला हुआ है ना, ये भाग खुला हुआ है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा। तो वही हम यहाँ पे, अच्छा ठीक तो था मेरा कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ इसमें एल निकाले का फंडा अलग है जी कि आर एच स्क्वायर में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करके ओवररूट करेंगे। त्रिकोणमिति देखो आ जाओ, बहुत हल्का सवाल है। साइन बराबर जानते हैं 1 cos एक, cos बराबर 1 साइन, cos बराबर 1 सेक, सेक बराबर 1 cos, tan बराबर 1 tan और cot बराबर 1 cot। ये फॉर्मूला याद करो, PBB HHB, पता नहीं इसका क्या, तो एक फॉर्मूला है याद नहीं, लेकिन इसका पता लाल काका लंब कर्ण लंब L फॉर लंब A फॉर आधार K फॉर कर्ण, साइन cos tan cosec sec cot, साइन cos tan cosec sec cot। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, देखो लंब बटा कर्ण, cos बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर कर्ण बटा ए लंब बटा आधार, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो याद आपको है। ये भी देखो साइन को cos x से गुना करते 1 आता है, cos को sec से गुना करते 1 आता है, cot को tan से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। काफी लंबी वीडियो बन जा रही, तो फिलहाल यहाँ पे पूरा फॉर्मूला तो पढ़ना, तो वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा वाला पढ़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cot sec थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये पूरा फॉर्मूला इतना बार पढ़ाया हूं कि आपको याद हो गया यूं ही। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखो अगर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अगर स्क्वायर इधर चलाएंगे तो क्या बनेगा ओवररूट बनेगा, फॉर्मूला ये बन गया। अब देखो अगर cos निकालना है जी, cos निकालना है तो साइन को उधर भेजो, साइन प्लस में जाकर बनेगा माइनस बनेगा, स्क्वायर उधर जाकर बनेगा ओवररूट बनेगा। ये सब फॉर्मूला है, ये मेन देखो फॉर्मूला। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको उधर भेजेंगे, cot स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाकर क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा ओवररूट। ये सब फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर देखो cot निकालना है तो 1 को इधर भेजा, cot निकालेंगे तो 1 को इधर भेजा देंगे तो 1 प्लस में जाकर क्या बनेगा, देखो माइनस आ गया, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा ओवररूट बनेगा। खैर आप जानते होंगे, बस रिवाइंड आपको रिमाइंड कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये माइनस वाला tan स्क्वायर है, इधर जाकर क्या बनेगा प्लस बनेगा, क्लियर है। अब स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या बनेगा ओवररूट बनेगा। फिर अगर tan निकालना हमको जी, देखो tan निकाला तो 1 को इधर भेजेंगे, tan निकालना तो 1 को इधर भेजेंगे, 1 प्लस में जाकर बनेगा माइनस बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर बनेगा ओवररूट। ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन बाई cos क्या होता है tan होता है। इसी में से 3 फॉर्मूला बन जाएगा। अगर साइन निकालना है तो cos tan से क्या होगा, देखो गुना हो जाएगा, होगा ना क्रॉस गुना हो जाएगा। अगर cos निकालना है, देखो cos निकालना है तो tan नीचे आ जाएगा। इतना बराबर याद रखना कि cos होता है, ठीक है। फिर देखो cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, ये जानते हैं, ये मेन फॉर्मूला cos बाई साइन cos, cos बाई साइन cot और साइन बाई cos tan होता है। अब अगर यहाँ से देखो cos निकालना तो साइन cot को गुना कर देंगे, और अगर यहाँ से साइन निकालना तो गुना कर देंगे। ये टेबल फॉर्मूला याद कर लो इसको बहुत अच्छी तरीके से, है ना। इसको भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। चलो जी, अब आपका लास्ट यहाँ पे बचेगा सांख्यिकी बच गया, स्टैटिस्टिक बच गया, ठीक है। देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला, माध्य 3 तरह का होता है, प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और विचलन माध्य। कैसे कैसे निकालना है वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिलहाल इसमें सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष माध्य निकालने के सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, कल्पित माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, अब पद विचलन विधि निकालना है तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ बाई इंटू एच से गुणा करना है। अगर देखो बहुलक निकालना है तो एल प्लस F1 माइनस F2 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब ये F1 क्या है F2 क्या है जाकर के वीडियो में पढ़ लो यार, है ना, क्वेश्चन बना लो याद हो जाएगा। माध्यिका कैसे निकालेंगे, L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू एच। जब ये सब देखो कितना हार्ड लग रहा है ना क्वेश्चन, लंबा लंबा लग रहा फॉर्मूला यार, लंबा कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन बनाओगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगा आपको, मैं यहाँ पे देख कितना सारा पेज लिखा हूँ।
हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको तो बहुत कुछ फॉर्मूला रिवीजन हो गया होगा। अब इसका मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 डाउनलोड करना टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे मिलेगा और वहां पे सर्च करना, ज्वाइन हो जाना और फिर पीडीएफ में ज्वाइन हो जाना और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना फटाफट। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।